गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विशेष फिजिक्स क्लासेस। अपन जो लास्ट क्लास में स्टडी की थी अपन ने एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन के बेस पे अपन ने टू टाइप्स के इंट्रैक्शन देख लिए थे। फर्स्ट देखा था अपन ने ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, सेकंड देखा था अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंट्रैक्शन नंबर थर्ड, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। तो आज अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन क्या होता है। तो 4 टाइप के अपने पास इंट्रैक्शन थे: ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन एंड वीक इंट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन स्टडी करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की। तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से रिलेटेड क्या क्या मीनिंग है वो सारा अपन को देखना है। ये सारी चीज़ें अपन देख चुके थे। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की। तो फर्स्ट तो ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन क्या होता है ये देखना है। तो और कहाँ पर लगता है। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन का मतलब होता है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं, यदि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है तो इसको बोलते हैं अपन प्रबल अन्योन्य क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रबल अन्योन्य क्रिया। वैसे आपको इंग्लिश में याद रखना है, इंग्लिश का टर्म इजी रहेगा आपके लिए, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। अब स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए अपने पास क्या क्या डिफाइन किया जाता है, पहले वो देखते हैं किस बेस पे डिफाइन होता है। जैसे अपन ने देखा था कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस पे डिफाइन होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होता है वो कूलॉम फोर्स के बेस पे डिफाइन होता है। वैसे ये वाला जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है वो डिफाइन होता है अपने पास न्यूक्लियर फोर्स के बेस पे। किस बेस पे डिफाइन होता है? न्यूक्लियर फोर्स के बेस पे। और अपन को पता होना चाहिए जब ये न्यूक्लियर फोर्स के बेस पे डिफाइन होता है तो न्यूक्लियर फोर्स कैसे वर्कआउट करता है, क्या मीनिंग रहता है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है वो किसके बीच में लगेगा, किसके कौन से पार्टिकल के बीच में लगेगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी यदि न्यूक्लियन फोर्स है या न्यूक्लियर फोर्स है तो न्यूक्लियर फोर्स आपको पता है किसके बीच लगता है? न्यूक्लियन के बीच। एक्ट बिटवीन न्यूक्लियन, जो न्यूक्लियन होते हैं तो न्यूक्लियन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होता है? अपने पास न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब न्यूक्लियन में क्या क्या आता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आते हैं। तो ये फोर्स प्रोटॉन के बीच लग सकता है, न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है, तीनों के बीच में लग सकता है। अब मैं कहता हूँ कि जब ये इसमें चार्ज सेम है, जैसे प्रोटॉन है, क्या है? सेम पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है अपने पास? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है तो ये भी न्यूट्रल है। तो इस टाइप से यदि मैं कहता हूँ कि चार्ज देखो, इसमें पॉजिटिव चार्ज होने पर भी इसमें क्या लग रहा है अपने पास? कुछ ना कुछ फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स वर्कआउट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो क्या होगा? चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है वो किसके बीच में वर्क करेगा? एक्ट बिटवीन न्यूक्लियन पार्टिकल। तो न्यूक्लियन पार्टिकल अपन क्या मानते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मानते हैं। अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियन पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर अपन ने लिखा है कि इसी अपने पास जब अपने पास ऐसा कोई इंट्रैक्शन आता है या ऐसा कोई न्यूक्लियर पार्टिकल आते हैं जो उनका एक्सचेंज होता है तो उसको मैं क्या कहता हूँ? न्यूक्लियर इंट्रैक्शन कहता हूँ। क्या कहता हूँ? न्यूक्लियर इंट्रैक्शन कहता हूँ। फिर यदि अपन रेंज की बात करें तो रेंज की बात करते हैं तो जैसे अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो रेंज ली थी वो इन्फानाइट ली थी। अब अपन को पता है यहाँ पे क्या जानते हैं कि न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन के बीच में जो रेंज होती है वो क्या होती है? तो अपन को पता है कि जो न्यूक्लियर की साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम की इसकी साइज लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी जो रेंज होगी क्या हो जाएगी अपने पास? रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन इज 1 फर्मी। क्या होगी अपने पास? जो इसकी रेंज मानी जाएगी वो क्या है? 1 फर्मी। और 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? मुझे पता है कि 1 फर्मी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10⁻⁻15 मीटर। क्या लिख सकता हूँ? 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 मीटर होने की वजह से ये क्या अपने पास एक शॉर्ट रेंज है। तो इसको मैंने स्ट्रेंथ कितनी मान ली? शॉर्ट रेंज की स्ट्रेंथ होती है और कितनी होती है? 1 फर्मी की होती है। यदि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के मैं टाइम की बात करूँ कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन किसी भी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा तो उसके लिए जो टाइम लगता है वो लगता है 10⁻23 सेकेंड। कितना लगता है? 10⁻23 सेकेंड। यानी मैंने कह दिया कि यदि कोई पार्टिकल एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें एक थ्योरी भी आई थी, युकावा मेजॉन थ्योरी। तो युकावा के बेस में उन्होंने बताया था कि जब पार्टिकल का एक्सचेंज होता है तो वो कुछ मेजॉन पार्टिकल या पायॉन्स के बेस पे होता है। तो वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी तो अपन बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के बेस क्या क्या पॉइंट होते हैं। फिर अपन ने लिखा है कि दिस इंट्रैक्शन आर नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो भी इसके बीच में क्या लग रहा है? न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इंट्रैक्शन है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, यानी चार्ज पर क्या रहता है? वो इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है। फिर अपने पास जो इंट्रैक्शन होगा, यदि न्यूक्लियर फोर्स है तो वो क्या रहता है, स्पिन पर डिपेंडेंट रहता है,
जब न्यूक्लियर फोर्स स्पिन पर डिपेंडेंट है तो ये इंटरेक्शन भी क्या होगा, स्पिन पर डिपेंडेंट होगा। फिर अपन ने लिखा है कि दिस इंटरेक्शन डिपेंडेंट ऑन आइसो स्पिन। तो आपने देखा होगा जब भी अपन कुछ क्वांटम नंबर डिफाइन करेंगे, अभी इसके नेक्स्ट वाली क्लास में अपन कुछ क्वांटम नंबर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अपन देखेंगे कि अलग अलग क्वांटम नंबर, बेरियन नंबर, लेप्टन नंबर, आइसो स्पिन, स्पिन, तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है वहाँ पर अपना आइसो स्पिन भी कंजर्व रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, आइसो स्पिन भी कंजर्व रहना चाहिए। तो आइसो स्पिन पर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आइसो स्पिन एक ऐसा नंबर होता है, इसका मीनिंग समझ लो। आइसो स्पिन एक ऐसा नंबर होता है, जैसे मैंने कह दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जैसे पार्टिकल है, ठीक है, क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जैसे पार्टिकल है। अब मुझे पता है कि इसका मास सेम होता है, मास सेम होता है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो सेम होती है। तो कोई भी ऐसे पार्टिकल जिसको अपन इजीली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते या इजीली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, जिनको अलग अलग नहीं कर सकते, तो उसको मैं आइसो स्पिन की प्रॉपर्टी के बेस पे अलग अलग डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा पायॉन्स होते हैं, पाई प्लस, पाई जीरो और पाई माइनस। अब इन तीनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम रहती है, बट यहाँ पे क्या रहता है अपने पास, आइसो स्पिन के बेस पे इसकी मैं प्रॉपर क्वांटम वैल्यू निकाल के इसको मैं डिफरेंट कर सकता हूँ। इन तीनों को क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट कर सकता हूँ, उसे बोलते हैं अपन आइसो स्पिन। तो एक जैसे पार्टिकल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना जिस क्वांटम नंबर के बेस पे डिफाइन होता है वो है आइसो स्पिन। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्वांटा। तो क्वांटा ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, यदि मैं इसके क्वांटा सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट टर्म है जो पार्टिकल के एक्सचेंज में यूज होती है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए जो क्वांटा होगा वो क्या होगा अपने पास, ग्लूऑन। तो देखो अपने पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स लिया था तो उसका क्वांटा ग्रेविटॉन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिया तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन लिया तो उसका क्वांटा क्या था, फोटोन था। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो उसका क्वांटा क्या हो जाएगा, ग्लूऑन, जिसकी स्पिन क्या होती है, साथ साथ में जो पार्टिकल के नाम याद रखते हो तो इसकी स्पिन भी याद रखना। इसकी जो स्पिन होती है वो 1 होती है और इसका कुछ ना कुछ मास भी होता है, ये मासलेस पार्टिकल नहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा और इसकी कुछ स्पिन भी होगी। फिर अपने पास यहाँ पे डिफाइन किया गया कपलिंग कांस्टेंट। तो कपलिंग कांस्टेंट भी अपन ने हर में डिफाइन किया है। कपलिंग कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि यदि मुझे कोई भी अदर इंटरेक्शन से कंपेयर करना है, क्या करना है, मुझे अदर इंटरेक्शन से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यदि कंपेयर करना है तो मैं कह सकता हूँ कि वो कैसे कंपेयर करें। तो ये कपलिंग कांस्टेंट की यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू बताइए, क्या बताइए, कपलिंग कांस्टेंट की एक वैल्यू बताइए। यदि फॉर्मूले के बेस पे ये वैल्यू निकाली जाती है तो ये निकाली जाती है कुछ इस टाइप से, जी स्क्वायर साथ में हो जाएगा अपने पास पाई और अपॉन में एच कट सी, अपॉन में क्या है, एच कट सी। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू बताई है, तो वो वैल्यू अपन को डायरेक्ट ध्यान में रखनी है। वो वैल्यू बताई गई है 14। कितनी बताई गई है, 14। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इसका मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, यानी ये ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का यदि मैं 1000 टाइम्स कर दूँ तो वहाँ पे क्या बनता है, अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बनता है। क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या इंटरेक्शन का 1000 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का 1000 टाइम्स होता है। फिर अपन ने लिखा है कि इसका यूज कहाँ होता है। तो यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, एक तो अल्फा डीके, जब कोई अल्फा डीके होता है जहाँ पर अल्फा पार्टिकल बाहर आता है, उसमें बहुत सारी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ हेड्रॉन, तो हेड्रॉन का जो निर्माण होता है वहाँ पे सारी ये चीज़ें यूज होती है। तो ये अपना एक तरीके से क्या था, अपने पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था। अब अपने पास एक कंसेप्ट आता है, आपने देखा होगा कि आपको पता है कि न्यूक्लियन अपन मानते हैं कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। बिल्कुल, न्यूक्लियन को क्या मानते हैं अपन, एक एलिमेंट्री पार्टिकल मानते हैं। सही है ये कंसेप्ट। न्यूक्लियन क्या था अपने पास, एलिमेंट्री पार्टिकल था। बस ये जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन डिफाइन किया गया तो वहाँ पे एक थ्योरी दी गई युकावा की। किसकी थ्योरी दी गई, युकावा की। और युकावा मेजन थ्योरी के बेस पे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, बट ये इसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स वर्कआउट कर रहे हैं। तो क्या ये न्यूक्लियर फोर्स, यदि जैसे मैंने ले लिया कि प्रोटॉन प्रोटॉन, क्या ले लिया मैंने, प्रोटॉन प्रोटॉन, जब ये प्रोटॉन प्रोटॉन है तो ये तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर इस पर ये फोर्स कैसे वर्कआउट कर रहा है। तो सोचने वाली बात है, एक डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जब ये पॉजिटिव है तो ये इसमें कैसे वर्कआउट कर रहा है न्यूक्लियर फोर्स। तो युकावा मेजन थ्योरी ने क्या दिया था कि जो ये न्यूक्लियन पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियन पार्टिकल होते हैं। जैसे मैंने ले लिया न्यूक्लियन पार्टिकल में क्या ले लिया, प्रोटॉन भी ले लिया और न्यूट्रॉन भी ले लिया। तो वो कहते हैं कि जब ये न्यूक्लियन पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियन पार्टिकल, क्या होता है अपने पास, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियन पार्टिकल। जब भी एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियन पार्टिकल होता है
तो वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पायोन्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, पायोन्स का। किसका एक्सचेंज होता है, पायोन्स का। तो मैं बता देता हूँ कि ये पायोन्स भी क्या होते हैं। तो अभी जितने भी अपन पार्टिकल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारे नाम भी बताएंगे कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे जो भी एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियन होता है वो क्या होता है अपने पास, पायोन्स होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, पायोन्स। अब ये एक्सचेंज कैसे करता है, जैसे मैंने ले लिया कि कोई प्रोटॉन है प्लस कोई न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे मैंने ले लिया कि कोई पायोन्स है, क्या है अपने पास, कोई पायोन्स है प्लस में प्रोटॉन है, इस तरीके से, या इस तरीके से क्या ले लिया, न्यूट्रॉन। जैसे ये न्यूक्लियन पार्टिकल थे, ये न्यूक्लियन पार्टिकल का एक्सचेंज हुआ तो यहाँ पे क्या आया अपने पास, एक मेजॉन पार्टिकल आया जिसको अपन क्या बोलते हैं, पायोन्स। तो युकावा ने यही बताया था, युकावा ने बताया था कि जो भी अपने पास ये न्यूक्लियर फोर्स वर्कआउट कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स वर्कआउट कर रहा है, तो यहाँ पे जो अपने पास पार्टिकल, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल होगा या एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियन होगा, वो किस बेस पे होगा, पायोन्स के बेस पे। तो उन्होंने बताया कि ये सारा का सारा कंसेप्ट किस बेस पे होता है, युकावा थ्योरी के बेस पे, पायोन्स के बेस पे होता है, इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स वर्कआउट करता है। फिर अपन को ये भी बताया गया कि ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वैसे तो अपन इसको एलिमेंट्री पार्टिकल मानते हैं, बट एलिमेंट्री पार्टिकल है और इसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स वर्कआउट कर रहा है, तो क्या रीजन क्या है, इस न्यूक्लियर फोर्स का जो रीजन है वो क्या है। तो न्यूक्लियर फोर्स का जो रीजन इसमें बोला गया है कि जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूक्लियन है और भी कोई पार्टिकल है, हेड्रॉन, वो सारे के सारे ऑल पार्टिकल्स किससे मिलकर बने, क्वार्क से मिलकर बने। किससे मिलकर बने, क्वार्क से। तो जितने भी पार्टिकल्स सारे के सारे क्वार्क से मिलकर बने, और ये क्वार्क भी क्या होते हैं, कलरफुल क्वार्क होते हैं। क्या होते हैं, कलरफुल क्या होते हैं, क्वार्क होते हैं। तो जैसे प्रोटॉन के क्वार्क अलग है, जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के क्वार्क अलग हो जाएंगे, न्यूट्रॉन के क्वार्क अलग हो जाएंगे। जब इसमें ये इसके जो क्वार्क है और जो इसके क्वार्क है वो अलग अलग कलर में होंगे, क्या होंगे अपने पास, अलग अलग कलर में होंगे। तो ये वाले क्वार्क और ये सारे क्या होंगे, अलग अलग कलर में होंगे। जब अलग अलग कलर में होंगे तो इसके बीच में जो वर्कआउट करेगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियर फोर्स वर्कआउट करेगा। तो रियल में तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्वार्क की वजह से, इनका जो मेन रीजन है वो क्या है कि जो ये न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इन क्वार्क की वजह से लगता है। तो अपन कहते हैं कि पार्टिकल जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बिटवीन जो फोर्स वर्कआउट कर रहा है वो क्या है, अपना न्यूक्लियर फोर्स है या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो ये चीज़, इसमें इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, इसमें यही चीज़ें थी कि अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सभी के सभी क्या होते हैं, क्वार्क और ग्लूऑन से मिलकर बने हैं, और क्वार्क और ग्लूऑन के बेस पे इसमें कलरफुल क्वार्क होते हैं, उसी के बेस पे ये क्या होता है, अपना न्यूक्लियर फोर्स डिफाइन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जब ये क्वार्क वाला जो कंसेप्ट है, जैसे ये क्वार्क वाला कंसेप्ट है, वो वैसे स्टडी किया जाता है क्वांटम, अपने फिजिक्स की एक ब्रांच आती है जिसमें प्रॉपर क्वार्क की बात होती है। किसकी बात होती है, क्वार्क की बात होती है। देखो अपन ने कंटेंट लिया, कंटेंट में कुछ भी कमी नहीं रखी है, सारे तरह के कंटेंट जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे कवर किए हैं। जो ये फिजिक्स की एक ब्रांच आती है जिसे अपन बोलते हैं क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं अपन, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स। ये एक फिजिक्स की ब्रांच मानी जाती है, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स। तो क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स होती है, इसके अंदर पूरा का पूरा क्वार्क, इसके में जो स्टडी की जाती है पूरी की पूरी क्वार्क, ग्लूऑन, किसकी स्टडी की जाती है, ग्लूऑन। तो ये सारी की सारी स्टडी किस में की जाती है, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स में की जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। तो एक बार मैं पॉइंट को वापस रिवाइज कर रहा हूँ आपके सामने, तो देख लीजिए क्या क्या पॉइंट थे। आपको नोट्स में भी इसी तरीके से लिखने हैं, और जैसे पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएंगी, ये सारे जो टाइपिंग वाले जो अपने पास स्क्रीन है वो ऐसे कैसे पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दी जाएगी। तो आप एक बार पीडीएफ लेने के बाद भी इन वीडियो को वापस देखते हुए जो जो मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बताई है वो आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। तो देखो, फर्स्ट अपने पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, तो उसमें था कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है वो किससे डिफाइन होता है, न्यूक्लियर फोर्स से डिफाइन होता है। किससे डिफाइन होता है अपने पास, न्यूक्लियर फोर्स से डिफाइन होता है। तो अपन फर्स्ट बात करेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स से डिफाइन होता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो किसके बीच में वर्क करता है, न्यूक्लियन पार्टिकल के बीच में वर्क करता है। न्यूक्लियन पार्टिकल में प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन आता है, और इसमें न्यूक्लियर इंटरेक्शन किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियन पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उसके बेस पे न्यूक्लियर इंटरेक्शन होगा, और उसे ही अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहेंगे। इसकी जो रेंज मानी जाती है वो रेंज मानी जाती है 1 फर्मी यानी 10⁻⁻15
मीटर की मानी जाती है, जिसे अपन शॉर्ट रेंज बोलते हैं। यदि मैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए यदि टाइम की बात करूँ कि कोई भी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो वहाँ पर टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा 10⁻⁻20 सेकेंड, तो 10⁻⁻23 सेकेंड। यदि ये इंटरेक्शन है न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पर इंडिपेंडेंट रहता है, तो यहाँ पे जो ये इंटरेक्शन होगा वो भी क्या रहेगा, चार्ज पर इंडिपेंडेंट रहेगा। यदि ये स्पिन पर डिपेंड रहता है न्यूक्लियर फोर्स, तो ये इंटरेक्शन भी स्पिन पर डिपेंड रहेगा। ये इंटरेक्शन है वो आइसो स्पिन पर डिपेंड करता है। कोई एक जैसे पार्टिकल को अलग अलग करने के लिए अपन आइसो स्पिन का बेस मानते हैं। इसका जो क्वांटा होता है वो अपन मानते हैं ग्लूऑन मानते हैं। क्या मानते हैं? ग्लूऑन मानते हैं, जिसकी स्पिन 1 है और मास वाला पार्टिकल है, यानी इसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। और इसका जो कपलिंग कांस्टेंट है, क्या है अपने पास जो कपलिंग कांस्टेंट है, तो वो कपलिंग कांस्टेंट कितना माना गया है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू बताई गई है। और ये वैल्यू किसने बताई है, जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो बताइए किसने, युकावा ने। किसने बताई है? युकावा ने। तो मैं बात करता हूँ कि इसकी जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो किसने बताई है, युकावा ने बताई है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये कंसेप्ट भी किसने दिया अपने पास, युकावा ने दिया है। युकावा ने बताया था कि जब भी पार्टिकल का एक्सचेंज होता है तो उसमें मेजॉन का रोल होता है, पायंस का रोल होता है। तो उसके बेस पे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताई गई है, वो 14 बताई गई है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के 1000 टाइम्स क्या है, इक्वल है। फिर मैं कहता हूँ इसकी जो इंटरेक्शन का यूज होता है वो अल्फा डीके में हो सकता है, न्यूक्लियर कोई भी रिएक्शन में हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ हेड्रॉन में हो सकता है। यानी बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें अपन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन निकालेंगे। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी आते हैं कि कोई भी एक रिएक्शन गिवन होगी, उसमें बताना, चेक करके बताना पड़ेगा कि कौन से टाइप का, विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो वहाँ पे अपन को शो करेंगे कि कौन से टाइप का रिएक्शन है, तो कुछ प्रॉपर्टी के बेस पे शो करेंगे। न्यूक्लियन होता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। तो युकावा मेजन थ्योरी के बेस पे पता लगा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसमें ये पायन का एक्सचेंज करते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियन में मानते हैं कि पायन्स के बेस पे इसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और जब भी ये पायन्स में एक्सचेंज होती है तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये कोई ना कोई क्वार्क से मिलकर बने। किससे मिलकर बने? क्वार्क से। तो इसमें कलरफुल क्वार्क भी रहते हैं। जो कलरफुल क्वार्क रहते हैं तो कलरफुल क्वार्क की वजह से ही इसके बीच में क्या करता है, न्यूक्लियर फोर्स वर्कआउट करता है, जिससे अपन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थे अपनी आज की क्लास, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने सारे आपसे डिस्कस किए। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में वीक इंटरेक्शन की। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।